गुड इवनिंग क्लास। जैसे कि हम जानते हैं कि आज हमारा पहला दिन है बायोलॉजी का, तो हम आज बेसिक चीज़ों से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू होता है। हमने पहले भी पढ़ा है 8th में, 9th में, 10th में बायो पढ़ते आ रहे हैं, तो हम वहाँ से ही शुरू करते हैं। कोई भी चीज़ों का बेसिक जो है हम बेसिक जानेंगे तभी हम उसके आगे कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो उसी से रिलेटेड हमारा चैप्टर नंबर 10 है जो है सेल डिवीज़न, है ना। तो वो एक हमारा क्या है, बेसिक चैप्टर है। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे, 11th के चैप्टर 10 से शुरू करेंगे। चैप्टर 10 जिसका नाम क्या है, सेल डिवीज़न। तो अगर नीट के बेसिस में देखा जाए तो इस चैप्टर से कितने मार्क्स के आते हैं, 1 से लगभग 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और बोर्ड के पर्पज़ से आपको भी पता है यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11 से। मतलब कि अगर आप अपने कोई क्लासरूम एग्ज़ाम दे रहे हैं, नॉर्मल आप 11th में हैं, तो यहाँ से भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेल क्या है, सेल क्या काम करता है। ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ना। सेल को हम बचपन में पढ़े हैं, क्लास 8th में पढ़े हैं सेल के बारे में। सेल को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, है ना। इतना तो हमारा बेसिक है, इतना तो आपको भी पता होगा कि हमारा सेल कैसे डिवाइड करता है, कैसे नया सेल बनाता है ना। हमारे अंदर देखो ग्रोथ कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक सेल से नए सेल कैसे बनते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमको पता होगी तभी तो हम आगे चल कर के बेसिक चीज़ों के बारे में हमको पता चलेगा कि हमारे अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, हमारे अंदर सेल का ग्रोथ कैसे हुआ, है ना। जैसे सेल का डिवीज़न सिर्फ ऐसा नहीं है कि ह्यूमन में होता है, सेल का डिवीज़न तो कहाँ भी होता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है ना। तो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, तो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे हमारा क्या पाया जाता है ना, सेल का डिवीज़न पाया जाता है। तो हम पढ़ते हैं अपने नए चैप्टर की। तो देखा क्या है, तो ये हमारा तो बेसिक हो गया कि हमारे सेल क्या है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये सारी चीज़ें हमारे नीट में बहुत बारी पूछा गया है। एंड हमारे कहाँ पे, हमारे 11th के हमारे जैसे क्लासरूम एग्ज़ाम जो होते हैं ना, वहाँ पे भी बहुत बारी से पूछा गया है कि हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सेल को कहा जाता है। एंड यहाँ पे नीट में इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछे ही जाते हैं कि सेल वाले चैप्टर से। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, तो हम बताते हैं, देखो सेल क्या होता है, सेल का डिवीज़न कैसे होता है। एक ह्यूमन सेल में अगर हम ले ह्यूमन सेल में सेल को, एक सेल को डिवाइड होने के लिए कितना टाइम लगता है, टोटल 24 आवर का टाइम लगता है एक सेल को डिवाइड होने में। सोचो, अब हम सोचते हैं कि हमारे सेल को डिवाइड होने में अरे काफ़ी टाइम लगता होगा, नहीं, सिर्फ इतना लगता है 24 आवर का टाइम लगता है। 24 आवर में हमारे सारे सेल क्या होते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं और नया सेल बनते जाता है। अब सोचो, अब ये डिवीज़न इतना ईजी होता होगा क्या, नहीं। इस डिवीज़न को भी करने के लिए कितने सारे फेजेस से, हमें बहुत सारे फेजेस से हमें क्या होता है, गुजरना पड़ता है ना। तो अब हमारे ये तो हो गया ह्यूमन सेल की बात हो गई। अब हमारे किसके बारे में बोलते हैं, ईस्ट किसको बोलते हैं, आपको पता है ईस्ट क्या होता है। ईस्ट वो होता है, जैसे कि हमारे अंदर आपने देखा होगा ईस्ट क्या होता है, जो फंगस होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं हमारा, जैसे कि हम दही में हम दूध को हम दही में जब बदलते हैं तो उसमें क्या मिलाते हैं, है ना, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडी नाम का एक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, उसको हम मिलाते हैं। तो ये ईस्ट भी एक प्रकार का क्या होता है, ये बैक्टीरिया ही होता है ना। तो ईस्ट को हम क्या किसी में भी मिलाते, किसी में भी पाया जाता है, तो इसमें भी डिवीज़न पाया जाता है। अब ईस्ट हमारा सबसे छोटा वो है बैक्टीरिया बोला जाए, जिसमें हमें कितना टाइम लगता है, 90 मिनट का टाइम लगता है सेल को डिवाइड होने में। तो सोचो ये ग्रोथ कितने टाइम तक के करता है, 90 मिनट तक के वो अपना क्या बनाते जाते हैं, नया सेल बनाते जाते हैं, नया सेल डेवलप करते जाते हैं,
है ना। तो ऐसे करके तो हमारे ह्यूमन में कितना टाइम लगता है, ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में 24 आवर का टाइम लगता है, ह्यूमन सेल को डिवीज़न में, है ना, डिवीज़न में कितना टाइम लगता है, 24 आवर का टाइम लगता है। और हमारे ईस्ट को डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है, हमारे 90 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सोचो, अब हमने ये तो बोला कि हमें कितना टाइम लगता है एक ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में, डिवीज़न का टाइम है, ठीक है। अब हमारे ह्यूमन सेल को डिवीज़न होने इतना टाइम तो लगा। अब देखो, अब इस डिवीज़न में कितने फेज़ होते हैं, है ना। तो एक ह्यूमन सेल को, ह्यूमन सेल टेक 24 आवर टाइम फॉर डिवीज़न, ठीक है। अब देखो हमारे ये 24 आवर का टाइम तो लेता है ना। तो ये कितने फेजेस से गुजरते हैं, ये 4 फेजेस से गुजरते हैं, ठीक है। 1 मिनट में ऊपर आपको समझाती हूँ, इसको मिटा देती हूँ, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, नीट में। कहाँ पे, हमारे नीट में, ठीक। अब देखो, अब हमारे सेल को डिवीज़न होने में, सेल डिवीज़न को टाइम कितना लगता है ना, 24 आवर तो बता दिए। अब हमें इसको डिवाइड कैसे 24 आवर लगते हैं। अब देखो क्या क्या होता है, वो 24 आवर के बीच में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, कितने फेज़ होते हैं, कितना टाइम लगता है, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हम इसी के ही बारे में पढ़ेंगे। अरे भाई अब देखो, हमें अगर बेसिक चीज़ें ही नहीं पता होगी तो हम आगे कैसे चीज़ों को हम रिलेट कर पाएंगे। अगर हमें बेसिक चीज़ों से हम ले करके चलेंगे तो हम चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे कि हाँ क्या हुआ, कौन से फेज़ में कैसे हुआ। क्योंकि देखो आपको पूछा जाएगा कि रिप्रोडक्शन का कौन सा फेज़ होता है ना, रिप्रोडक्शन के डिवीज़न में कौन सा वो लगता है, इसको ग्रोथ में कौन सा हार्मोन वर्क करता है। तो हार्मोन्स के बनाने में, हमारे ग्रोथ में, हमारी सारी चीज़ों में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, हमारा सेल पार्टिसिपेट करता है। और हमें सेल का ही डिवीज़न अगर पता ना हो तो हम आगे का नॉलेज कैसे गेन करेंगे, है ना। इसीलिए अब देखो, अब सेल का डिवीज़न तो हो रहा है, हमको पता है सेल डिवाइड होता है, 1 सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 सेल से 4 सेल बनते हैं, 4 से फिर 8, 8 से फिर 16, 16 से फिर 32, 32 से फिर कितना हो जाएगा 64, है ना, 64, ऐसा करके हमारा कितना बन जाता है, सेल का डिवीज़न होता जाता है। अब देखो सेल के डिवीज़न के लिए कितने फेज़ होते हैं, 4 फेज़ होते हैं। एक हमारा बोला जाता है G1 फेज़, और दूसरा हमारा बोला जाता है S फेज़, तीसरा हमारा बोला जाता है G2 फेज़, और चौथा हमारा बोला जाता है M फेज़, ठीक है। तो देखो ऐसे तो हमारे बुक में अगर हम NCERT लेकर के चलें, है ना, NCERT के हिसाब से क्या होता है, देखो NCERT लेकर के चले तो हमारे कितना होता है, सेल डिवीज़न को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। पहला बोला जाता है इंटरफेस, इंटरफेस, और दूसरा बोला जाता है एम फेज, ठीक है। तो हमारे सेल के डिवीज़न में हमको एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि सेल को डिवाइड होने में कितने फेज लगते हैं, एक हमारा इंटरफेस लगता है और दूसरा हमारा कौन सा फेज लगता है, एम फेज लगता है, ठीक है। तो अब देखो हमारा यहाँ से ये वाला पार्ट G1 वाला पार्ट है ना, फिर उसके बाद S वाला पार्ट, फिर उसके बाद, एक सेकंड में मार्क करती हूँ इसमें रेड से, आपको समझ आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट, यहाँ से ये वाला पार्ट और यहाँ से ये वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट को क्या बोला जाता है, इंटरफेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटरफेस बोला जाता है। और फिर एम फेज को तो आप जानेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, एम फेज बोलते हैं, ठीक है। तो अपने सेल डिवीज़न को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो इंटरफेस बोलते हैं और दूसरा क्या बोला जाता है, एम फेज बोला जाता है। देखिए मैं अभी आपको एकदम बेसिक सी चीज़ें बता रही हूँ जो आपके आगे के नॉलेज, आगे का जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि अपन 12th में पढ़ेंगे, है ना, अपना 11th के भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स में यहाँ से अपन क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज दे रही हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अब देखिए एम फेज होता है ना, G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं G1 फेज से। सेल का हमारा डिवीज़न कहाँ से स्टार्ट होता है, G1 फेज से चालू होता है। तो G1 फेज में जब अपन आते हैं तो हमको क्या पता चलता है, इस फेज में क्या होता है, ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ होता है।
क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलते हैं। किसको मिलते हैं, सेल को। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सेल की बात हो रही है ना। अब हमारा कोई सेल है ना, अब मैंने अभी क्या बोला कि सेल को डिवाइड होने में इतना फेज से गुजरना पड़ता है। तो कहाँ पे, मान लो यहाँ पे हमारा एक सेल है, ठीक है। अब सेल कौन से फेज में आया, उसको डिवाइड करने के लिए जीवन फेज में आया। अब जीवन फेज क्या बोलेगा कि वो डिसाइड करेगा कि वो देखेगा कि सेल कैसा है, ग्रोथ होने लायक है कि नहीं है ना। अब भाई हम कोई चीज़ें, अपन कोई भी चीज़ें खरीदते हैं, कोई भी चीज़ों को हम क्या करते हैं, मतलब डिसाइड करना रहता है कि आगे काम करेगा कि नहीं करेगा। कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं ना। अब हमारे पास क्या है, सेल है। अब ये सेल क्या करेगा, जीवन फेज के पास आता है, तो जीवन फेज क्या करता है, उसको टेस्ट करता है कि वो देखता है कि अपन को जो अब हमारे पास जो सेल है उसको डिवाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। कहीं उसमें क्या है, कोई भी प्रकार का कुछ वो तो नहीं है, क्या बोला जाए, उसको डिटेक्ट करता है, उसमें कुछ कमी तो नहीं है ना। तो क्या करेगा ये जीवन फेज, उसको क्या कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, उसका ख़त्म करेगा, जो काम का सेल नहीं है उसको क्या कर देगा, वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये जीवन फेज में और क्या होता है फिर, और जो काम के सेल हैं, ठीक है, जो आगे क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, जो सेल में डिवीज़न में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। हाँ, ऐसा बोला जाए कि जो सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता उसको ये जीवन फेज क्या कर देता है, हटा देता है, ठीक है। उसके बाद ये डिसाइड करता है कि वो सेल क्या होगा, आगे पार्टिसिपेट सेल डिवीज़न में करेगा नहीं करेगा, ग्रोथ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये कौन डिसाइड करता है, हमारा जीवन फेज डिसाइड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल क्या यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, जो सेल डिवाइड होने लायक है, ठीक है, उसका क्या करेगा, ये ग्रोथ करेगा और उसको क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा। भाई ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन तो ज़रूरी है ना, बिना न्यूट्रिशन के हम क्या कर सकते, ग्रोथ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो जीवन फेज क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, उसको न्यूट्रिशन उसको प्रोटीन वगैरह प्रोवाइड करेगा। अब उसके बाद देखो, ये तो हो गया जीवन की बात। अब जीवन के बाद हमारा क्या होता है, सेल किस फेज में आएगा, वो एस फेज में आएगा। एस फेज में आने के बाद क्या करेगा, वहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेशन, ठीक है। क्या होगा वहाँ पे, रेप्लिकेशन होगा। तो रेप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है, मैं आपको एक रेप्लिकेशन का एक वो बताती हूँ। रेप्लिकेशन किसको बोलते हैं, देखिए बायो तो वैसे इजी चैप्टर है, लेकिन हमें यहाँ पे बायो में एक एक वर्ड पे फोकस करना होता है। अगर आपको कोई एक वर्ड भी समझ नहीं आ रहा है तो उसको टीचर से पूछे, है ना, उसको जाने कि वो क्या होता है, क्योंकि बायो में क्या होता है, एक वर्ड का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अभी तो क्या है, आपकी नीट में देखा जाए तो पूरा हमारा NCERT बेस्ड ही आप क्वेश्चन देते हैं ना, NCERT में लाइन टू लाइन उठा करके देते हैं। अब आप सोचो कि NCERT तो इतना छोटा है, तो हमें इतना ही मतलब इतना कम सिलेबस है, इतना ये है, तो NCERT तो अपन पढ़ लेंगे। हाँ, NCERT अपन पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ना सिर्फ वो नहीं है ना, पढ़ना ही बस काफ़ी नहीं होता है। NCERT में हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जो एक बिना टीचर के वो के अगर आप बोलोगे ना कि बोलते हैं ना कि NCERT तो अपन पढ़ के निकाल सकते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बिना टीचर के आप NCERT को बिल्कुल भी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि अब कोई भी वर्ड को आप पकड़ रहे हैं तो वो क्या होता है आपको थोड़ी ना पता है, आप तो रट लिए। लेकिन अगर आपको नीट के एग्ज़ाम में अगर आपसे उसी वर्ड का अगर कोई दूसरा रूप देकर के अगर पूछा गया तो आप कैसे करेंगे। हमें उस वर्ड के बारे में, है ना, उसके सिनोनिम्स हमें पता होना चाहिए कि उस वर्ड को और क्या बोलते हैं, उससे रिलेटेड क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर अपन को पता हो, नॉलेज है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग वो कर सकते हैं, है ना। तो वही, तो अब देखते हैं आगे ना। देखो अब अपन सेल डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पे रेप्लिकेशन, आपको मैं रेप्लिकेशन समझाती हूँ। देखो रेप्लिकेशन क्या होता है, हमारे पास देखो आपने पढ़ा होगा 8th में, 9th में, 10th में, DNA कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। DNA क्या होता है हमारा, डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें क्या पाया जाता है, हमारा जीन्स पाया जाता है, जीन्स होते हैं, है ना, DNA के अंदर। और DNA कहाँ होता है, DNA किस में होता है, ये मान लो हमारा पूरा क्या है, DNA है। DNA हमारा कहाँ होता है, हमारा कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है ना। जैसे मान लो एक हमारा क्या है, ये सेल है, सेल के बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है फिर हमारा DNA है, और DNA के ही अंदर क्या है, हमारा जीन्स है, ठीक है। तो हमारा जो जेनेटिक इकाई है वो कहाँ पे रहता है, हमारे सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें हमारा क्या होता है,
डीएनए होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है ना। तो अब देखो अब रेप्लिकेशन क्या है, तो मैंने जैसे कि बताया डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है ना। ये क्या बोला जाता है, इसको हेलिक्स बोला जाता है, हेलिक्स, ठीक है। तो डीएनए हमारा क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब डबल स्ट्रैंडेड है तो अब भाई सेल को क्या करना है, मैंने जैसे बताया अभी हम सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे भाई, उसका डीएनए में चेंज होगा, जीन्स में चेंज होगा, तभी तो वो डिवाइड करेगा ना। भाई एक चीज़ है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाता है, डिवीज़न से जाता है ना। तो उसके लिए भी हमें डिवीज़न करना होता है। तो देखो अब रेप्लिकेशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वर्ड हमारा 12th में भी बहुत सारा यूज़ होगा। तो देखो रेप्लिकेशन क्या होता है, ये हमारा डीएनए है। अब डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो आपस में अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, पहला स्ट्रैंड है और ये हमारा क्या है, दूसरा स्ट्रैंड है। दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। तो दोनों अलग हो गए, अलग होने के बाद वो क्या कर देता है, अलग होने के बाद वो क्या बना देगा, एक अपना रेप्लिका बना देगा, ऐसे, ऐसा, अपने ही जैसा, अपने ही जैसा एक। इसको क्या बोला जाता है, अपन रेप्लिकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, रेप्लिकेशन, ठीक है। तो देखो मैं एक बार और समराइज कराती हूँ अपन ने क्या क्या पढ़ा। हमारे पास क्या है, हम क्या जानते हैं, सेल डिवीज़न, ठीक है। अब चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन, सेल डिवीज़न पढ़ रहे हैं। अब सेल डिवीज़न में अपन आते हैं तो देखते हैं क्या होता है, सेल का डिवाइड कैसे होता है, इसको पढ़ते हैं अपन, है ना। तो मैंने आपको जैसा कि बताया सेल का डिवीज़न कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। पहला क्या होता है, इंटरफेस होता है। इंटरफेस किसको बोलते हैं, G1 से लेकर के G2 तक के फेस को क्या बोला जाता है, इंटरफेस बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, एम फेस है। यहाँ से लेकर के G2 तक के हमारा क्या हो गया, हमारा इंटरफेस, और फिर ये हमारा क्या हो गया, एम फेस। अब देखते हैं, हम आते हैं, अब पहला क्या होता है, सेल का डिवीज़न स्टार्ट कैसे होता है। तो पहले हमारे पास कोई भी सेल है तो कहाँ पे पहुँचा, हमारे G1 पे पहुँचा। तो G1 देखेगा कि हमारा सेल क्या है, आगे क्या बोल सकते हैं, डिवाइड करने लायक है कि नहीं है। क्या कौन डिसाइड करता है, हमारा G1 फेस डिसाइड करते हैं। डिसाइड करने के बाद क्या करेगा, वो उसमें क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के बाद फिर हमारा सेल कहाँ पे जाएगा, एस फेज़ में जाएगा। एस फेज़ में क्या होता है, हमारे डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है ना। रेप्लिकेशन किसको बोलते हैं, जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो आपस में अलग हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, एक दूसरे का रेप्लिका बना देते हैं। तो देखा जाए तो अपन देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास कितना डीएनए था, एक डीएनए था, लेकिन हमारे पास कितना डीएनए बन गया, 2 डीएनए बन गया, बना कि नहीं, एक ये और एक इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोला जाता है, ठीक है। अब रेप्लिकेशन के बाद हमारा कहाँ पे आता है, अब ये G2 फेज़ में आता है। G2 फेज़ में यहाँ पे G2 फेज़ में क्या होता है, यहाँ पे हमारा रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हमारा सेल पूरी तरीके से तैयार है किसके लिए, डिवीज़न के लिए, है ना। G2 फेज़ में हमारा सेल पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। देखो ग्रोथ होना था, हो गया, रेप्लिकेशन होना था, हो गया, रेप्लिकेशन कंप्लीट भी हो गया, तो है ना। तो हमको न्यूज़ कौन देता है कि रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, लाइक मतलब डिवीज़न का प्रोसेस अब कंप्लीट होने के फेज़ में आ चुका है, मतलब वो पूरी तरीके से तैयार है डिवीज़न के लिए। ये हमें कौन बताता है, हमारा G2 फेज़ बताता है। G2 फेज़ के बाद फिर हमारा सेल कहाँ पे जाता है, एम फेज़, और यही एम फेज़ में हमारा क्या होता है, डिवीज़न होता है, ठीक है, डिवीज़न। इसीलिए जो हमारा इंटरफेस होता है उसको प्रिपरेशन फेज़ भी बोला जाता है, ठीक है, या उसको रेस्टिंग फेज़ भी बोला जाता है। हमारा G1 से लेकर के किसको G2 तक के जो फेज़ होता है, किसको, G1, S और G2 फेज़, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं, उसको अपन रेस्टिंग फेज़ के नाम से भी जाना जाता है। रेस्टिंग फेज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिवीज़न नहीं होता है, सेल का डिवीज़न नहीं होता है। सेल का डिवीज़न कहाँ होता है, हमारा एम फेज़ में होता है, एम फेज़ में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिवीज़न वाला फेज़ बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर, एक मैं आपको बेसिक सा लिखा देती हूँ, ठीक है। ये तो हमारा समझने के हो गया। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स के लिए मैं आपको एक बेसिक से स्ट्रक्चर बता देती हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, सेल डिवीज़न कितने टाइप का होता है, 2 टाइप, ठीक है। पहला हमारा क्या होता है, इंटरफेज,
इंटरफेज। दूसरा हमारा क्या होता है, एम फेज। पहला हम किसके बारे में देखेंगे, इंटरफेज के बारे में, इंटरफेज के बारे में, ठीक है। तो इंटरफेज में कितने फेज आते हैं, हमारा G1 फेज, फिर S फेज और G2 फेज। ये हमारा क्या है, इंटरफेज हो गया है ना। इंटरफेज को और किस नाम से जाना जाता है, बोली मैं, रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि बिकॉज सेल डिवीजन डू नॉट अकर इन दिस फेज, है ना। क्योंकि सेल डिवीज़न ये वाले किसमें, इंटरफेज में हमारे सेल का डिवीज़न नहीं होता है। सेल डिवीज़न हमारा कहाँ होता है, एम फेज में होता है। एम फेज में ही हमारा क्या पाया जाता है, सेल का डिवीज़न पाया जाता है। अब मैंने इसमें बताया कि G1 फेज में क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है। और क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। और फिर हमारा एस फेज में क्या बताई मैं, रेप्लिकेशन होता है ना, रेप्लिकेशन। फिर हमारा कौन सा आ गया, G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन कंप्लीट एंड क्या बोलेंगे, प्रिपेयर्ड फॉर सेल डिवीज़न। क्या हो जाता है, सेल डिवीज़न के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे ये प्रिपेयर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब रहा हमारा एम फेज। तो एम फेज को अपन क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप अपने करियर पे अच्छे से ध्यान दें। एक एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक चैप्टर नीट में एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का आता है ना, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते कि नहीं इस चैप्टर को हमको नहीं पढ़ना है करके। तो इसीलिए आज तो हम बेसिक पढ़ लिए कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो आप अच्छे से अपना पढ़ाई में फोकस कीजिए और डेली का डेली रिवीजन कीजिए, ठीक है। रिवीजन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी आप, है ना, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायो हो, है ना, बिना रिवीजन के अगर आप सिलेक्शन की उम्मीद करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। रिवीजन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका क्लास जाना है, ठीक है। आप क्लास तो कर रहे हैं लेकिन आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को आप देख नहीं रहे हैं, तो क्या होता है, वो चीज़ें भूलती जाती है, बैकअप में चला जाता है, ठीक है। तो उसको अपन को क्या करना है, डेली का, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट आपने जितना क्लास में पढ़ा है उसको घर जाइए पढ़िए, है ना। तो उससे आपका क्या होता है, नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। उससे क्या होता है, वो चीज़ें हमको ईजी लगने लगता है। कोई भी चीज़ें बार बार हम देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो चीज़ें हमें क्या हो जाएगी, ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का इतना ही, ठीक है। थैंक यू।